नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 8 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को घर दिए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ब्रिटिश कंपनी वेब1 के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो के जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की आशा। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। वित्तीय कार्रवाई बल ने म्यांमार को अधिक जोखिम वाले देशों की काली सूची में शामिल किया। चक्रवात सितरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बारिश की आशंका। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कोटा हासिल किया। और मेलबर्न में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। दीपावली के अवसर पर प्रसिद्ध दीपोत्सव आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री सरयू नदी पर स्थित नए घाट पर आरती में शामिल होंगे और दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष 6वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। श्री मोदी पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दीपोत्सव के मौके पर दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करते हुए अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश का दीपोत्सव कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का भी संदेश देता है। इस बीच अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह से ही पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। मंडला आयुक्त नवदीप रेणवा ने कहा कि राम की पैड़ी पर 15 लाख से ज्यादा दिए आज शाम जलाए जाएंगे। वहीं इसके अलावा अयोध्या शहर में तमाम प्रमुख मंदिरों में भी 3 से 4 लाख दिए रोशन होंगे। इसके अलावा आम लोग भी सभी प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोबर के बने हुए 1 लाख से ज्यादा दिए रामलला विराजमान और शहर के अन्य स्थानों पर जलाए जाएंगे। अयोध्या शहर और उसके आसपास प्रधानमंत्री जी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली सरकारों ने आवास देने के नाम पर अपनी इच्छाएं थोपी और हमने स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख आवास बनाए गए हैं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के 4,51,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्रदान किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार खाद्य वितरण दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित कर रही है। अब किसानों के प्रयोग में आने वाली प्रत्येक सामग्री इन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसानों के लिए इन केंद्रों पर ड्रोन भी उपलब्ध होंगे। आज महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। यूरिया जिसके एक बैग की कीमत आज 2,000 रुपये से ज्यादा है, उसे हम किसानों को सिर्फ 266 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं।
2000 रुपए की बैग 300 रुपए से भी कम रुपयों में दे देते हैं। किसानों पर बोझ ना पड़े, इसलिए इस वर्ष सरकार 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इसके पीछे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 8 वर्ष में किए गए सुधारों के कारण ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। कल विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। रोजगार मेले के पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास। प्रधानमंत्री की पहल पर देश के विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 230 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नारायणसामी ने कोयम्बटूर में लाभार्थियों से कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ये दिवाली का उपहार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई दी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में रोजगार मेले में 212 नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कोच्चि में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि कोविड उपरांत भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने 144 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रतिदिन 12 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा रही है। पहले ये आंकड़ा 4 किलोमीटर प्रतिदिन था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन 20 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जाएगी। श्री वैष्णव ने जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि प्रधानमंत्री रेल विभाग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले 8 वर्ष के दौरान रेल विभाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के अंतर्गत लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। ब्रिटिश कंपनी OneWeb के उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि ये अवसर अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित सभी लोगों के लिए शुभ दीपावली है। We have accomplished the orbit very accurately. Now the rocket is in its intended orbit. 16 satellites out of the 36, 1 spacecraft have been already injected. And congratulations to the entire launch vehicle team for grabbing that opportunity and making it ready today for this historic mission. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो ने अपना ये जटिल मिशन 3 से 4 महीने की अवधि में पूरा किया। प्रत्येक उपग्रह हर 109 मिनट में धरती का चक्कर लगाएगा। ये मिशन पूरा हो जाने पर कुल 588 उपग्रह कार्यरत होंगे। इस मिशन से दूरसंचार और संबंधित सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। OneWeb के सुनील मित्तल ने कहा कि इस प्रक्षेपण यान से वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण की इसरो की क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की आशा है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 लगभग तैयार है और इसका परीक्षण भी लगभग पूरा हो चुका है। प्रक्षेपण के लिए 2 स्लॉट उपलब्ध हैं, पहला फरवरी में और दूसरा जून में। उन्होंने कहा कि इसरो जून 2023 में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करने को प्राथमिकता देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जालिम लोशन का पैगाम आपके नाम। दीपावली खुशियों से मनाइए, आतिशबाजी सावधानी से चलाइए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को घर दिए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ब्रिटिश कंपनी वेब 1 के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो के जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की आशा। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने म्यांमार को अधिक जोखिम वाले देशों की काली सूची में शामिल किया। चक्रवात सितुरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बारिश की आशंका। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा कोटा हासिल किया। और मेलबर्न में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadamor@airnews@gmail.com।
7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। देश की प्राचीनतम और स्थापित औषध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस वर्ष भारतीय मिशन और दूतावास भी अपने संबंधित देशों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से आयुर्वेद के लाभों से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत की पारंपरिक औषधि और योग ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से मरीजों के खर्च में बहुत कमी आई है। इस योजना से पिछले 8 वर्षों में नागरिकों को करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति समर्पित है। इस योजना से देश के प्रत्येक हिस्से में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां आसानी से उपलब्ध होने में मदद मिलती है। देश भर में लगभग सभी जिलों में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने म्यांमार को अधिक जोखिम वाले देशों की काली सूची में शामिल कर लिया है। धन शोधन से निपटने, आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए वित्त पोषण पर निपटने में असफल रहने वाले देशों को काली सूची में रखा जाता है। उत्तर कोरिया और ईरान के बाद म्यांमार इस सूची में शामिल होने वाला तीसरा देश है। कार्यबल ने म्यांमार से कहा है कि वह आपराधिक गतिविधियों में मिले धन और संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसे कदम उठाए जिससे पता चले कि वो इनसे निपटने के लिए समुचित उपाय कर रहा है। सिंगापुर की अध्यक्षता में FATF की बैठक कल मुख्यालय पेरिस में संपन्न हुई। इसमें 200 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हठधर्मिता के बीच व्यावहारिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे देशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। ताजा घोषणा पत्र में दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा परिकल्पित मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व की पुष्टि की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन के समापन के तुरंत बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने नई केंद्रीय समिति के 205 सदस्यों के नामों की घोषणा की। नई समिति के सदस्य सूची में श्री जिनपिंग का नाम शामिल है। इससे ये पुष्टि हो गई है कि 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद वे अगले 5 साल भी सत्ता में रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं खेलों के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका। आकाशवाणी ने अपनी लाइव कमेंट्री के माध्यम से देश भर में खेलों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या हॉकी के बारे में हो, आकाशवाणी देश के हर कोने में अपने श्रोताओं के लिए खेलों के उत्साह को लेकर हर छोटे बड़े टूर्नामेंट का प्रसारण करता रहा है। जब टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो श्रोताओं को रेडियो कमेंट्री के माध्यम से ही तमाम खेलों की जानकारी मिलती थी। खेल प्रेमियों ने रेडियो कमेंट्रेटरों के शब्दों से ही अपने पसंदीदा खेल के शब्दकोश को विस्तारित किया।
भारत में रेडियो क्रिकेट कमेंट्री 1940 में शुरू हुई, जब आकाशवाणी बॉम्बे ने अर्देशीर फुरदौसी सोहराबजी बॉबी तल्यार खान को आमंत्रित किया, जिन्हें अखबारों में अपने कॉलम के लिए जाना जाता है। But to lower these feats came along Vijay Hazare, who at Adelaide in 1948 recorded 100 in each innings of a test. आकाशवाणी ने बेरी सर्वाधिकारी, कलकत्ता के पियरसेन सुरिता, देवराजपुरी और विजयनगरम के विज्जी महाराज कुमार को अंग्रेजी क्रिकेट कमेंट्री के लिए आमंत्रित किया। 50 के दशक में देवराजपुरी, बेरी और पियरसन सबसे अच्छे कमेंटेटर रहे। फिर इसके बाद इस दशक की शुरुआत में डिकी रत्नागर और विजय मर्चेंट जुड़ गए। वो सभी बेहतरीन खिलाड़ी थे और उनके पास श्रोताओं के लिए खेलों को और रोचक बनाने के लिए शानदार भाषा और शब्द थे। मेलविन डिमेलो और जसदेव सिंह का नाम लिए बिना स्पोर्ट्स कमेंट्री बिल्कुल अधूरी है। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और यह खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविन डिमेलो के साथ आपको कोलालमपुर से देता हूँ 2-1 से। 50 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का उदय हुआ, जिसने क्रिकेट को भारत के दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाया। 60 और 70 के दशक के अंत में रवि चतुर्वेदी और जोगाराव लोकप्रिय कमेंट्रेटर बन गए। इन कमेंट्रेटरों के बाद 80 और 90 के दशक में मनीष देव, सुशील दोषी, स्कंद गुप्त और एम मंजुल भी स्पोर्ट्स कमेंट्री से जुड़ गए। 70 और 80 के दशक में अनंत सीतलवाड़, सुरेश सरैया और राज सिंह डूंगरपुर जैसे कमेंट्रेटर सुनने में आए। आकाशवाणी समाचार अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से श्रोताओं के लिए दिन भर की खेल खबरें लाता है, जो हर दिन शाम 7:20 पर प्रसारित होते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस अंक के साथ मैं हूं आपका होस्ट सरदोष सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक के दौरान आकाशवाणी समाचार के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए ओलंपिक प्रश्नोत्तरी आकाशवाणी समाचार के साथ की शुरुआत की गई, जिसने देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रोताओं को आकर्षित किया। श्रोताओं ने न केवल इस क्विज में भाग लिया, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को पदक जीतने पर शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भी इसी तरह की प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। नमस्कार, मैं समीक्षा शैलवी रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो के स्पोर्ट्स स्कैन कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज की विजेता चुनी जाने पर अति उत्साहित हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो की नियमित श्रोता हूँ, जिसका प्रसारण मुझे बहुत ही सटीक और ज्ञानवर्धक लगता है और इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी ने देश के दूर दराज के स्थानों तक खेल समाचार लाने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की है। ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी हैज टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट of our lives and sport is no exception. Actually, Akashvani and sports have long and deep connection. We grew up hearing stories about how people used to stick to their radios when Indian hockey team was performing in Olympics, and that was the only medium to know about their performances, and that was the golden period of Indian hockey. Then today also, though we have many mediums like social media, television, mobile phone, but still the charm of All India Radio or Akashvani remains the same. There are many programs like Sports Scan, quizzes, commentary, which have contributed immensely to popularize sport across the country and develop the sporting culture which we always talk about. भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कल मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा 3 पोजीशन में चौथा स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ ही उन्होंने भारत के लिए तीसरा पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। रुद्रांश पाटिल और भुवनेश मेंदुरत्ता पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के लिए पहले ही कोटा हासिल कर चुके हैं।
2020 क्रिकेट विश्व कप में आज मेलबर्न में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 1:30 पर शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश की ओर बढ़ रहे सितरंग चक्रवात से पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वर्षा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात मंगलवार की सुबह तिनकोना द्वीप और संद्वीप के बीच बांग्लादेश के तट को पार करेगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका असर रहेगा। दोनों राज्यों में आज से मध्यम और तेज वर्षा होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी वर्षा हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरों के कारण मछुआरों को बुधवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब देश के अन्य भागों में मौसम। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक बादल रहेंगे, जबकि चेन्नई में वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और लेह में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुवाहाटी और गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। इम्फाल, ईटानगर और शिलंग में बादल छाए रहेंगे। कोहिमा और आइजॉल में हल्की बारिश भी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, धन्यवाद। देश के युवाओं को नौकरी देने की केंद्र सरकार की शुरुआत को लगभग सभी अखबारों ने विभिन्न शीर्षकों से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, रोजगार मेले में बरसीं 75,000 नौकरियां। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, दिवाली पर प्रधानमंत्री ने लगाई घर और रोजगार की बहार। हरिभूमि ने लिखा है, कई पीढ़ियों के बाद गरीब अब अपने घर में मनाएगा दिवाली। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। दैनिक जागरण ने इसरो के इतिहास रचते हुए पहला कमर्शियल उपग्रह प्रक्षेपण सफलतापूर्वक भेजने की खबर विस्तार से दी है। जनसत्ता की बड़ी खबर है, आतंकवाद वित्त पोषण मामला, जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापे और तलाशी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, घाटी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दैनिक भास्कर ने सख्ती शीर्षक से लिखा है, देश के हर कोने पर सुरक्षा की दृष्टि से अब होगी नजर। गृह मंत्रालय राज्यों को अलर्ट भेज सकेगा। सभी थाना क्षेत्र सीसीटीवी से जुड़ेंगे। राजस्थान पत्रिका धनतेरस विशेष शीर्षक से लिखता है, दुनिया में जम रही है हमारी पारंपरिक दवाओं की धाक। 2,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा आयुष दवाओं का कारोबार। 80% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की खबर है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा, भविष्य निधि से सेवानिवृत्ति के बाद वेतन कटौती गलत। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में दीपोत्सव के बनेंगे साक्षी, लिखा है राष्ट्रीय सहारा ने। चित्र सहित अखबारों ने दीपावली के अवसर पर विस्तार से आलेख दिए हैं। रंगीन रोशनियों से की गई विभिन्न राज्यों की तस्वीरें भी अखबारों में हैं। धनतेरस पर बाजार गुलजार, लिखा है अमर उजाला ने। 2 दिन में 40,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। दीपावली के अगले दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण पर पत्र ने लिखा है, भारत में तटीय इलाकों में देर शाम ग्रहण समाप्त होगा। भारत समेत उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में दिखाई देगा। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के लिए हो रही कवायद पर भी अखबारों की नजर है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर ने T20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले का शीर्षक दिया है, भगवान आज मेलबर्न में बारिश न हो। अखबार लिखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भारतीय पैनोरमा ने 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की है। ये फिल्में 20 से 28 नवंबर को आयोजित होने वाले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाएंगे। इन फीचर फिल्मों का चयन 12 सदस्यीय और गैर फीचर फिल्मों का चयन 6 सदस्यीय चयन समिति ने किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या में दीपोत्सव में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 8 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को घर दिए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ब्रिटिश कंपनी वेब1 के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो के जून में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की आशा।
7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने म्यांमा को अधिक जोखिम वाले देशों की काली सूची में शामिल किया। चक्रवात सितरंग बांग्लादेश की ओर बढ़ा। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बारिश की आशंका। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा कोटा हासिल किया। और मेलबर्न में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।